प्रणाम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी मित्रों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अपना वीडियो शुरुआत करने से पहले एक सुंदर सा वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के बारे में। आज की जो चर्चा है, लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने झंडारोहण किया और झंडारोहण के बाद उन्होंने भाषण दिया। जो उन्होंने भाषण दिया वह भाषण 98 मिनट का था। औसतन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका भाषण 82 मिनट का रहा और जो सबसे छोटा भाषण रहा वो 2017 में 52 मिनट का रहा। तो मित्रों, उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या प्रमुख बातें कही। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के बारे में क्या कहा, उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में क्या कहा, उन्होंने किसानों की स्थिति के बारे में क्या बात किया, उन्होंने बैंकिंग सुधार के बारे में क्या बात किया, उन्होंने ट्रांसजेंडर जो हैं उनके बारे में क्या बात किया, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या बात किया। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे विचार के YouTube चैनल। प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में प्रमुखता कही, उसमें प्रमुख में सबसे पहला जो मुद्दा था उनका यह मुद्दा था कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह हिंदुओं पे बहुत ही भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं वह अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं के अलावा जो बौद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो संपत्ति है उसको लूटा जा रहा है। इसके बारे में हमारा देश बहुत ही दुखी है, बहुत ही चिंतित है। अगर इसी तरह की घटनाएं चलती रहीं तो हमें हमारे देश को कुछ न कुछ तो एक्शन लेना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने आशा की कि बहुत ही जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी और इसके बारे में अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो उसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के बारे में वकालत करते हुए उन्होंने विचार जनता के सामने रखे, देश के सामने रखा। वह इस वीडियो में देखते हैं। हमारे देश में, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के
देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें पता है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कम्युनल संहिता न कहते हुए सेकुलर संहिता कहा और यह जल्दी ही अपने देश में लागू होगा। अपने देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जिनके कारण लोगों को बहुत समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में, तो इसको दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया जाना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात कही। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो जिस विभत्सता से बलात्कार किया गया उसके बारे में बात की और आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, बलात्कारों की घटनाएं आती रहती हैं और हत्या, बलात्कार तो बलात्कार, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है और इसमें मारने वाले दैत्य होते हैं। उन दैत्यों को सजा किस प्रकार दी जाए, उन दैत्यों को किस तरह ख़त्म किया जाए, इसके बारे में बात किया। और इसके यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि इन दैत्यों को ख़त्म करने का एक तरीका केवल मात्र फांसी देना नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है, शराबबंदी को आवश्यकता है और बच्चों को इसके बारे में बताना कि वह अपने महिलाओं को कैसे सम्मान दे सकते हैं, अपने आसपास के कलीग्स जो होते हैं जो उनको कैसे सम्मान दे सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा मुद्दा था वह कृषि का था। कृषि में सुधारों की बहुत आवश्यकता है और कृषि को बढ़ावा देना बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में वो उन्होंने जनता को बताया और जनता से यह अपील की कि आने वाले समय में जैविक खेती पे जोर दिया जाएगा, किसानों को जैविक खेती पे जोर दिया जाएगा। जो रासायनिक खेती होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हमें बहुत सारे रोगों से लड़ना पड़ता है और ये बहुत ही महंगी खेती है। तो इस महंगी खेती को किस प्रकार से ख़त्म करके जैविक खेती की जाए, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रमुख मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की। वह मुद्दा इस प्रकार से था कि वो मेडिकल कॉलेजों में सीटों को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने 75,000 मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाने का आश्वासन दिया, क्योंकि आए दिन जो नीट परीक्षा जो हुई थी, अभी कम सीटें होने के कारण और ज़्यादा बच्चे होने का कारण फाइट बहुत ज़्यादा हुई और यहाँ के बच्चे दूसरे देशों में जाके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और यह मेडिकल की पढ़ाई उनको बहुत ही महंगी पड़ रही है और जो पैसा देश में लगना चाहिए वो बाहर के मेडिकल कॉलेजों में लग रहा है और बच्चों को आकर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने का वादा किया है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ अराजक तत्वों के बारे में बात किया जो कहते हैं कि वो भारत की प्रगति नहीं दे सकते हैं, वो भारत की प्रगति से जलते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्य पार्टियों के भी विभिन्न विचार आए, जिसमें कि कांग्रेस के पवन खेड़ा के जो विचार हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन
अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। करप्शन पे भी उन्होंने बात करी है और तो जब करप्शन पे बात की तो किस किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चौहान जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? उन्होंने आज बांग्लादेश के ऊपर भी बात करी। बांग्लादेश के साथ खड़ा है इंडिया और चाहता है कि जो हिंदू, हम जानना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सीएए लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन बातों पर क्या कहा, वो कुछ इस प्रकार से हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवन खेड़ा दोनों की बातें आप लोगों ने सुनी, और अब आप लोग डिसाइड करिए कि कौन किसकी प्रगति में रोड़े बन रहा है। यह एक्चुअली यह देखा जाए कि यह एक राजनैतिक मुद्दा था, यह एक राजनैतिक वक्तव्य है। तो इन पे आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगला मुद्दा यह था कि जो कि वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, वह मुद्दा है भ्रष्टाचार का। इस पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है उसका महिमा मंडित किया जा रहा है, उसका महिमा मंडन करके उनको और बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे देश के जड़ में घुस गया है और वह हमारे देश को डे बाय डे खोखला कर रहा है। तो हमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो ये देखा जा रहा है कि यह तो समस्या साल दर साल बनी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे के क्या कारण है? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही नोटबंदी की गई, स्विस बैंक अकाउंट लाने की बात की गई, लेकिन नोटबंदी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्विस बैंक से अकाउंट से कोई जानकारी ही नहीं आई। तो कैसे कहा जाए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया? और लोगों के जीवन में, नियमित जीवन में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, सारे विभागों में नहीं होता है, कुछ विभाग में कम होता है, कुछ विभाग में ज़्यादा होता है, लेकिन भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत सारे और भी प्रयास किए गए, आधार से संपत्तियां अटैच की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई अधिक कड़ी कार्रवाई न होने के कारण और पैसे का ज़्यादा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पैसे से पैसे को भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है, यह देखा जा रहा है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद का एक जो मुद्दा था वह था खिलाड़ियों को लेकर। हम अभी हाल के ही ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में भारत के केवल 6 पदक आए और ये बहुत
यह बहुत ही सोचने वाली बात है। और तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हम आने वाले वक्त में 2036 में ओलंपिक का आयोजन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना यह विचार देना चाहूँगा कि मोदी जी, पहले हमें अपने पदकों की संख्या बढ़ानी है, हमारे खिलाड़ियों की संख्या बढ़ानी है, हमारे खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ानी है, तब अगर हम इसके बारे में सोचें तो कैसा रहेगा। इसके बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात की, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा खर्चा आता है, टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे यह विचार दिया गया कि पूरे राष्ट्र में एक ही समय में एक ही बार में चुनाव किए जाएं, जिससे कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है वो संसाधनों का दुरुपयोग ना हो पाए, पैसे की बचत हो, जो पैसे बचते हैं वह। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार की आवश्यकता की, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। उनकी जो भी प्लानिंग होती है, जैसे लोनिंग में प्लानिंग, स्टार्टअप लोन्स के लिए जो उन्होंने मुद्रा लोन किया और भी लोन्स होते हैं, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही क्लिष्ट पद्धति होने के कारण लोगों को लोन मिलने में बहुत ही परेशानी होती है। तो इसको उसमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। जब लोगों को लोन मिलेगा तो लोग अच्छे से बिजनेस करेंगे या अपने जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसमें लगाएंगे, तो इसमें देश की प्रगति होगी। इसके बाद उन्होंने बात की कि जो आज़ादी के बाद माई बाप का जो कल्चर है, यानी कि जो हो सर्वे सर्वा आप ही हो, वो कल्चर ख़त्म किया जाए, क्योंकि वह अधिकारियों में भी वही है, नेताओं में भी वही है। तो इस सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया परिवारवाद और जातिवाद। यह बहुत ही भयंकर है। यह लोगों को राजनीति में आने से रोकता है। परिवारवाद केवल एक ही परिवार, यानी एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते चले आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 500 परिवार मिलके पूरे भारत पर शासन करते हैं। तो यह परिवारवाद को है। परिवारवाद केवल एक ही परिवार, यानी एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते चले आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 500 परिवार मिलके पूरे भारत पर शासन करते हैं। तो यह परिवारवाद को ख़त्म किया जाए। और दूसरा मुद्दा जातिवाद। जातिवाद एक भयंकर राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि कुछ लोगों के परिवार इसी भरोसे चलते हैं। 17 राज्यों में जातिवाद पे केवल सरकारें बनती हैं, केवल जातियों को देखा जाता है। तो जातिवाद से क्या हो रहा है? जातिवाद से हमारी प्रगति रुकती है, विकास के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होती है। और जो लोग जाति के नाम पे लड़ते हैं, उससे वो अपने ही जाति का भला नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि अपने जो बेटे नवी फेल है उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं लोग, लेकिन जो उनकी जाति में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसको वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर परिवारवाद और जातिवाद का समर्थन करते हैं। इस भाषण में एक और भी चर्चा की गई। वह चर्चा थी महिलाओं के बारे में, उनको प्रेगनेंसी मेडिकल लीव के बारे में, जो कि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्योंकि अगर शिशु को माता का साथ अगर नहीं मिलेगा, बच्चे को माता का साथ नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा और वह अपने लालन पालन करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो यह बहुत ही अच्छा निर्णय माना जाएगा। इसके बाद आता है कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है वह विश्व स्तर का बनाया जाए। जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है वह इतिहास को पुनरावृत्ति की जाए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में था। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में यही सब प्रमुख बातें थी। कल के भाषण जो उन्होंने दिया उस पर जो यही सब प्रमुख बातें थीं। अगर जिस प्रकार से यह प्लानिंग की गई है, अगर इस प्रकार से अगर प्लानिंग की जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने टारगेट को हम लोग पा पाएंगे। और जो थीम रखी है विकसित भारत @2047, 2047 में हम विकसित भारत बने, तो इन्हीं सब कार्यों को करना होगा। हमें उनका सहयोग करना होगा, हमें अपने देश का सहयोग करना होता है, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट होता नहीं है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो मित्रों, आपके विचार और मेरे विचार अगर समान है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह विचारों की क्रांति अन्य लोगों के पास भी पहुंच पाए। धन्यवाद।